देखिए आज की क्लास हम लोग को देखना है बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, बैलेंस शीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, बैलेंस में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में रखी जाती हैं, किस तरीके से को अरेंज करते हैं, किस तरह बैलेंस शीट का डिजाइन करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, इसे बोलते हैं बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग। बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना मतलब बैलेंस शीट बनाना। ठीक, तो चलिए इसके बारे में आते हैं। सबसे पहले अपना नोट्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। नोट्स में देखिए दे रखा है कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। ये क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है। पहले आपको बता दिया गया द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आपके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की एक समरी बनाती है। ये डिटेल में कोई रिपोर्ट नहीं दे रखा है, ये समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि समरी के माध्यम से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इजिली डिसीजंस ले सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। क्या बता रहा है, द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट, ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को समराइज करता है आपके बिजनेस, किसी भी बिजनेस के। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी एसेट्स का जितना भी पार्ट लायबिलिटीज से ज्यादा होगा, इट इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। वर्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ वर्थ का मतलब प्रॉफिट से लिखा है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का एक्सेस पार्ट ओवर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज से। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, हम ये कह सकते हैं एसेट्स लायबिलिटीज से जितना ही अधिक होगा वही आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा। कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज से जितना ज्यादा होगा वही आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेस में अगर एसेट्स आपका ज्यादा है लायबिलिटीज से, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। द बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेसिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, द कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट के माध्यम से हम किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म, टर्म शब्द का मतलब क्या है, समय, एक लंबे समय के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, यानी उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस रिस्की है या रिस्क कम है, उसमें रिस्क तो हर बिजनेस में होता है। ये बताता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, और आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। ये कौन बताता है, ये हमको बताता है बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना, बैलेंस शीट हमको बताता है। सेकंड चीज, द कंपनी इफिशियंसी इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उस कंपनी की डे टू डे वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है। एक वर्किंग कैपिटल का मतलब वह कैपिटल जो आपके बिजनेस में सर्कुलेट होता है। तो बिजनेस में कैपिटल सर्कुलेशन का मतलब आप लोग समझिए, जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट हमने अपने सप्लायर से परचेज किया, ये सप्लायर है और ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा कस्टमर। यस से हो गया सप्लायर, बी से बिजनेस और कस्टमर हो गया। मैंने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक, उसको सेल कर दिया, किसको, कस्टमर को सेल किया। ये हो गया आपका परचेज और ये हो गया आपका सेल। अब ये कस्टमर हमको पैसा पेमेंट करेगा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिसीट। ठीक, और यही इसी पैसे को उठा के अपने सप्लायर को पैसा देंगे, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, पेमेंट। अगर हमारा कस्टमर हमको टाइम से पैसा ना दे, अगर हमारा कस्टमर हमें टाइम से पैसा ना दे, तो क्या हम अपने सप्लायर को टाइम से पैसा दे पाएंगे, नहीं।
अच्छा, अगर अपने सप्लायर को हम टाइम से पैसा नहीं देंगे तो क्या नेक्स्ट टाइम हमको मिलेगा यहाँ से गुड्स? नहीं मिलेगा ना। इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी आप वर्किंग कैपिटल मतलब वह कैपिटल, वह पूंजी, वह पैसा जो आपको बिजनेस को चला रहा है। यही पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है ना, कस्टमर से मेरे पास आ रहा है, मैंने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने अगेन कुछ दिया, तो ये वही वर्किंग कैपिटल। उसका मैनेजमेंट कैसा है ये कौन बताता है? बैलेंस शीट। ठीक, क्या आपके बिजनेस में कैसी क्राइसिस तो नहीं है, ये भी बैलेंस शीट आपको बताएगा। फिर कंपनी एसेट्स पोर्टफोलियो, कंपनी के एसेट्स की कंडीशन कैसी। ठीक, उसके बाद दे रखा है ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज्ड वन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को, सभी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को हमें क्लोज कर देना होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट हैं, ये सारे अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं तब ईयर एंडिंग में, जब ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंस अकाउंट विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है उसी ईयर में क्लोज हो जाता है, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। बिजनेस का सिनेरियो ही ये होता है कि बिजनेस में अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये करना होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ बिजनेस में किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो चीज आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर है ना, देखिए अगर कोई भी बिजनेस आपका है एक्स वाई जेड, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप साल के अंत में उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, जो हमने कल की क्लास में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से आपको ये पता चलेगा कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस। प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा, दोनों ही कंडीशन में जितना अमाउंट प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा, उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? कैपिटल में। ठीक, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर सपोज करो आपके बिजनेस में 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपका पुराना कैपिटल था 10,000 रुपए, तो ये प्रॉफिट उसी में आके सरप्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और नया कैपिटल जो आपका बन जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपए, हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपके बिजनेस में 5,000 का लॉस हो रहा है तो ये पैसा इसमें जुड़ने के बजाय इससे घट जाएगा, तब आपके पास कैपिटल कितना बचेगा? केवल 5,000। यही चीज कहा गया है कि साल के अंत में जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट होंगे, उन सारे एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के बाद एक कंक्लूजन निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। कल हमने देखा था कि सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है या लॉस। अब अगर प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट के अमाउंट को हम जोड़ देंगे कैपिटल में, और अगर लॉस बच रहा है तो उस लॉस के अमाउंट को भी कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी प्रॉफिट हो या लॉस, सब कुछ जाकर एडजस्ट कहां पर होना है? कैपिटल। प्रॉफिट हो या लॉस, सब कुछ आपका कहां पे जाकर जुड़ना है? कैपिटल के भीतर। वही चीज यहाँ पे बताई गई, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट इज क्लोज्ड। सभी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है वंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। अगर एक बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया तो। ठीक,
एक्सपेंस अकाउंट विल नॉट हैव ए ओपनिंग बैलेंस। तो हमने आपको बताया कि जितने भी इनकम एक्सपेंस हैं उन सारे इनकम एक्सपेंस को यहीं पे एडजस्ट कर देना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर ले जाना नहीं होता है। ठीक, देखिए बिजनेस में जो अकाउंट्स होते हैं ना, उन अकाउंट्स का जो बेस है वो टोटल 5 प्रकार के अकाउंट्स आपके होते हैं। बिजनेस में टोटल 5 प्रकार के अकाउंट है, तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करें। पहला अकाउंट हमारा कहलाता है एसेट्स का, एक चीज, ये 5 मेन अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका कहलाता है लायबिलिटी का। तीसरा अकाउंट आपका कहलाता है कैपिटल का। अब इस समय मॉडर्न जो अकाउंटिंग चल रहा है ना, वहां कैपिटल शब्द ना बोलकर उसको बोलते हैं इक्विटी। मॉडर्न अकाउंट जो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पर कैपिटल ना बोलकर वहां उसको क्या बोलता है, इक्विटी। तो कैपिटल इक्विटी एक ही चीज। जो ट्रेडिशनल अकाउंट चलता है उसमें कैपिटल बोला जाता है, और मॉडर्न अकाउंटिंग जो है उसमें उसको इक्विटी का नाम दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपका बनेगा इनकम का अकाउंट, और उसके बाद बनेगा एक्सपेंस। बिजनेस के मुख्य रूप से यही 5 अकाउंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ये जो 3 अकाउंट हैं ये परमानेंट नेचर के, परमानेंट यानी ये अकाउंट क्लोज नहीं होते। कब तक क्लोज नहीं होते, जब तक बिजनेस आपका चल रहा है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट। उस कंसेप्ट में ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को बंद करने के लिए या बाइंड अप करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो 3 अकाउंट है ना, ये हमारे लंबे समय तक चलते रहेंगे, लंबे समय तक चलते रहेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर पार करके दूसरे फाइनेंशियल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो हमारे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, मेनी मेनी ईयर्स चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। तब तक बंद नहीं होंगे जब तक अपने बिजनेस को हम क्लोज ना करें। यानी जब तक बिजनेस है तब तक ये अकाउंट्स हमारे चलते रहे। ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। लेकिन जो आपके इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट हैं, ये 2 अकाउंट जो हैं ये आपके टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इन द सेंस कि इनको साल के अंत में हमें क्लोज करना ही होता है। कब? ईयर एंडिंग में। ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग बोले तो 31 मार्च। 31 मार्च को हमें इसको बंद करना ही करना है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को हमारे बिजनेस का फाइनल रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट तब बनेगा जब हम सारे प्रॉफिट को एक साथ जोड़े, सारे लॉस को एक साथ जोड़े, तब एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अच्छा, जो प्रॉफिट लॉस निकला सब निकाल के बगल वाले पड़ोसी को ट्रांसफर कर दिया और ये अकाउंट हो जाएंगे क्लोज। इसलिए इनकम और एक्सपेंस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता नेक्स्ट ईयर। बात समझ में? आपके बिजनेस में यही 3 चीजें हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ग्राफिक टैबलेट मैंने खरीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मेरे बिजनेस का क्या हो गया? एसेट्स। तो ऐसा तो है नहीं 31 मार्च खत्म जब होगा तो हम कहेंगे अभी साल खत्म, अभी से एसेट्स का उपयोग हम नहीं करें, इसको फेंक देंगे। ऐसा संभव है? उसको फिर नेक्स्ट ईयर लेके जाना रहेगा ना, यानी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सेम मान लो किसी से मैंने 1 लाख रुपए उधार ले लिया, ठीक, और उसको 31 मार्च तक हमने पैसा नहीं दिया, उसको तो ये कुछ कह नहीं सकते कि अब साल खत्म हो गया भूल जाइए पैसा, अब आपका पैसा हम आपको नहीं देंगे। ऐसा कह सकते हैं? वो पैसा मुझे देना ही होगा। तो जो पैसा लिया तो क्या है? मेरी लायबिलिटी। कैपिटल भी बिजनेस का सेम इसी की तरह आई, कैपिटल भी बिजनेस का है। बिजनेस ने मालिक से पैसा लिया तो ये तो कहेगा नहीं, ये तो कहेगा नहीं कि मालिक साल खत्म अब पैसा अपना भूल जाइए जयराम जी, ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। उसको अपने पैसे का हिसाब उसको देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट नेचर की है, ये समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये तीनों चीजें भी चलती रहेंगी, ये तीनों चीजें समाप्त होने वाली नहीं। हाँ, इसमें इनकम और एक्सपेंस, तो बिजनेस के बेस में ही 5 ही प्रकार के अकाउंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। यही मेन 5 हैं
बाकी जो है सब इन्हीं के पार्ट है। तो नोट्स में इसीलिए ये दिया गया है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज्ड, सभी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन से लायबिलिटीज को रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। टाइप ऑफ एसेट्स एंड टाइप ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। चलिए, रेवेन्यू का मतलब होता है आय। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? आय। और उसी रेवेन्यू में से जब हम खर्चा निकाल देंगे तो मेरा प्रॉफिट बचेगा। जैसे अगर मेरे पास जो है पूरे महीने में 4 लाख रुपए फीस जमा हुई, मैं रेवेन्यू कितना हो गया? 4 लाख। उसमें से 2 लाख मैंने खर्च कर दिया कोचिंग को चलाने के लिए, तो एक्सपेंस कितना हो गया? 2 लाख। अब 2 लाख तो मेरे पास बच गया, तो ये क्या हुआ? ये मेरा प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू मतलब टोटल आय, जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है वही रेवेन्यू। सुना है? जब ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस होगा तो इसी रेवेन्यू को टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। आप कितने तरह का सेल कर रहे हैं। फिलहाल वो तो आगे की चीज हम लोग देखेंगे। अब दे रखा है एसेट्स आर डिफाइंड एंड एज एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ओन बाय द इंडिविजुअल आर कॉर्पोरेशन, यानी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा एसेट्स मतलब ऐसी वस्तुओं को रखा गया है जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। ठीक, जैसे मैंने बोला प्रोजेक्टर मेरा एसेट्स, तो प्रोजेक्टर की एक वैल्यू होगी ना, 10,000 20,000 30,000 40,000 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। तो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वही मेरे लिए एसेट्स है। दूसरी कंडीशन क्या? वह एसेट्स बिजनेस को चलाने में हेल्प करें, उनके द्वारा हम बिजनेस को चलाते हैं। जैसे अगर प्रोजेक्टर ना होता तो मैं इतने बड़े पर्दे पर कैसे आपको अच्छे से समझाता? क्या इतनी छोटी मॉनिटर की स्क्रीन पे सारे लोग देख पाते? और क्या देख पाते तो समझ पाते? इसलिए हम लोग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्टर, ये हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है। तो हर वो छोटी या बड़ी वस्तु जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, यहाँ तक कि ये लैंड, ये बिल्डिंग, ये पंखा, ये बेंच, ये डेस्क, ये सब चीज क्या एक प्रकार का एसेट्स है। फिर लिखा कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको मनी के रूप में मेजर किया जा सकता। ठीक, मैंने आपको बता दिया। इन अदर वर्ड्स एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब क्या? एक प्रकार की संपत्ति ओन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेब्ट्स सो अमाउंट ड्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर पार्टीज। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो संपत्तियां हैं वह उसकी क्या है? एसेट्स है। एग्जांपल दे रखा कैश, बिजनेस में कैश भी बहुत बड़ा एसेट्स है। कैश नहीं रहेगा तो बाकी एसेट्स आएंगे नहीं। क्यों? कैसे ही तो आएंगे, हमको प्रोजेक्टर की जरूरत थी, हम उनको कैश पेमेंट करेंगे प्रोजेक्टर। ठीक, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आप जानते हैं क्या होती है सिक्योरिटीज? हाँ, वेरी गुड, उसी को सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट, वो भी बिजनेस का क्या है? एसेट्स है। अमाउंट रिसीवेबल, वह पैसा जो आपको मिलने वाला है उसको अमाउंट रिसीवेबल कहते हैं। रिसीव एबल शब्द से मिला, रिसीव मतलब मिलना, एबल मतलब योग्य, मिलने वाला पैसा वो रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल, हाँ, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल वाले, जैसे फी रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, इस तरह के। जैसे मान लो विशाल हमारे यहाँ पढ़ता है, एक हफ्ते से पैसा मांग रहे हैं, नहीं दे रहा, आज देंगे सर, कल देंगे, परसों देंगे, तो ये जो अमाउंट की एंट्री होगी वो मेरे लिए रिसीवेबल कहते हैं। सिक्योरिटी पता है? तो सिक्योरिटी का मतलब कहीं पर भी अगर आप कोई रेंटेड एरिया ले रहे हैं उसके लिए जो एडवांस पैसा देते हैं, जो फिक्स अमाउंट आप जमा करते हैं, वही सिक्योरिटी। उसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं अपने लोग? पगड़ी। सब में आ गया ना, उसी को सिक्योरिटी बोलते हैं। इन्वेंट्री, आपके बिजनेस में जो गुड्स है ना वो भी आपके बिजनेस के क्या है? प्रकार के एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, वो भी एक प्रकार के एसेट्स है। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले जो छोटे छोटे उपकरण है, जैसे स्टेपलर मशीन हो गया, स्केल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये क्या है? ये सारे भी आपके एक एसेट्स हैं।
and other properties on the balance sheet are equal to the sum of liabilities. ठीक है, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग। चलिए इसको आगे समझते हैं। एसेट्स कितने प्रकार के हैं? एसेट्स सबसे पहला है करंट एसेट्स, जिसको सर्कुलेटिंग एसेट्स बोलते हैं, जिसको फ्लक्चुएटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग शब्द का मतलब समझिए। फ्लक्चुएटिंग शब्द का मतलब होता है जो चीज रोज घटे बढ़े, उसे फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इसमें बहाव हो, जो कोई चीज स्थिर ना हो, वो फ्लक्चुएटिंग है। जैसे ये लाइन देखिए, आपको दिखेगा फ्लक्चुएटिंग, इसकी वैल्यू कभी बढ़ रही है और कभी इसकी वैल्यू घट रही है। जबकि अगर ये सीधी लाइन होती तो स्ट्रेट बराबर है। तो यही चीज है, ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू रोज घटती बढ़ती रहती है वो हमारे सर्कुलेटिंग एसेट्स कहलाते हैं, या उन्हीं को फ्लक्चुएटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, और उन्हीं को हम करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरे कस्टमर का बिजनेस। अब देखना, मैंने इनको सेल किया 10,000 रुपए, 10,000 का सेल किया, तो अब बैलेंस कितना हो गया? 10,000। बस हुआ ना? चलो अगले दिन आके इन्होंने हमको 2,000 रुपए दे दिया, तो नेक्स्ट दिन बैलेंस कितना हो गया? 8। फिर उसके 2 दिन बाद आए और 15,000 का सामान ले गए, तब बैलेंस कितना हो जाएगा? 23,000। तो ये देखिए, इनका जो बैलेंस है वो लगातार घट बढ़ रहा है, यानी कस्टमर का जो बैलेंस है वो लगातार कम ज्यादा हो रहा है। इसलिए इसको हम जो है एक प्रकार का फ्लक्चुएटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? इसको फ्लक्चुएटिंग या सर्कुलेटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बैलेंस रोज घटे बढ़े। एग्जाम्पल आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल एंड अदर लिक्विड आइटम। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे करंट एसेट्स के नाम। ऐसे बहुत सारे एसेट्स आपको मिलेंगे। अब लिक्विड एसेट्स आर द करंट एसेट्स व्हिच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश or can be converted into cash immediately without incurring high loss। यानी एक ऐसे करंट एसेट्स जो कैश के फॉर्म में हो या उन्हें हम कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं लिक्विड एसेट्स। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा है ना, बैंक में पैसा रखा है, हमें कैश की जरूरत हुई, हम गए एटीएम से विड्रॉ किए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पैसा था जो दिख रहा था मेरे स्टेटमेंट में, वो मेरे हाथ में आया, गांधी जी के रूप में आया ना। तो तब तक उसके पहले वो कहां पर था? उसके पहले था वो बैंक में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मुझे लेजर के रूप में दिख रहा था। मैं एटीएम से विड्रॉ कर लिया, तो वो पैसा कैसे आ गया? कैश के रूप में आ गया। कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। 15,000 तभी वहां पर था, निकाले तभी मेरे हाथ में 15,000 रुपया। तो वही चीज है, जिसको जो कैश के रूप में है या जिसको कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग हायर लॉस, बिना किसी हैवी नुकसान के, वो हमारे कहलाते हैं लिक्विड एसेट्स। वो हमारे क्या कहलाएंगे? लिक्विड एसेट्स। सोना चांदी नहीं, सोना चांदी किसके अंतर्गत नहीं रखा गया ना, उसको उसका रीजन अभी हम बता रहे हैं थोड़ी देर। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और सनी डेटर्स, ये सारे हमारे क्या है? लिक्विड एसेट्स। हाँ, सनी डेप्टर मतलब होता है कस्टमर, कस्टमर को सनी डेप्टर्स बोलते हैं, कस्टमर का जो बैलेंस है। अब है इन्वेस्टमेंट, दिस रिफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड, ऑन शेयर एंड डिबेंचर, शेयर एंड डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट में भी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए भी हो सकता है और ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर ग्रुप इनटू करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन इन सेपरेट आइटम।
जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको हम क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, किसमें, करंट एसेट्स के भीतर मिक्स करके लिख देंगे एक कॉमन वर्ड्स। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए हम अलग से खाता बनाएंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। मेरे दोस्त ने बोला कि एलआईसी ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे एलआईसी में अगर 5 लाख रुपए जमा कर दो ना, 5 साल बाद वो डबल हो जाए। तो बहुत अच्छी बात, 5 साल बाद वो पैसा डबल हो जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो क्या मेरे अंदर क्या है, लाभ कमाने की उद्देश्य इच्छा आई, प्रॉफिट कमाने की इच्छा आई, और मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस से निकाला और एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया। एलआईसी के बॉन्ड खरीद लिए, एलआईसी के शेयर्स के उसको खरीद लिए। तो क्या हो गया, मेरा प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर आप कहीं पर भी कोई पैसा लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सुना? लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया गया पैसा ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं। आप लोगों को बीच में न्यूज सुनते हैं आरबीआई ने कुछ गोल्ड सेल कर रहे हैं, जिसको खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। गोल्ड क्या, वर्चुअल गोल्ड आने लगे, रियल गोल्ड नहीं, वर्चुअल गोल्ड। यानी ऑन पेपर आपके सामने रहेगा कि आपने आरबीआई से 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है। उस गोल्ड को आप देख नहीं सकते, उस गोल्ड को आप टच नहीं कर सकते, वो वर्चुअल गोल्ड कहलाता है। होता है बैंकों में सेल होता है आरबीआई के गोल्ड। बैंक वाले इंफॉर्मेशन देते हैं अपने कस्टमर कि आरबीआई ये गोल्ड सेल कर रहा है। आई बात समझ में? उसे बोलते हैं वर्चुअल गोल्ड। ऑन पेपर आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि आप इतने वजन का ये गोल्ड ले रहे हैं, इतना कैरेट इसकी शुद्धता है। ठीक है, बैंक में पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे और बैंक वाला उसके बदले एक पन्ना आपको छापकर दे देगा, उस पर लिखा रहेगा कि आप इतना ग्राम का सोना, आप इतने सोने के मालिक हो गए, रखिए उसके साथ। हाँ, पैसे को सोना नहीं, आपने सोना परचेज कर लिया, वो सोना आपके सामने है नहीं, वो आरबीआई के लॉकर में पड़ा है, आपको दिखा दिया गया कि हाँ आपने इतना सोना, पर उतने सोने का मालिक हो। आपको जरूरत होगी तो आप आरबीआई से क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, वो पैसा टाइम टू टाइम बढ़ता रहे। तो ऐसे जो बिजनेस हैं वो बिजनेस हमारे कहलाते हैं, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनका समय कम समय के लिए। मान लो मैंने 2 साल के लिए कहीं पैसा लगा दिया तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 10 साल के लिए लगाया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे कहलाते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट है तो उसका खाता नहीं बनाएंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसका खाता बना लेंगे। छोटा है तो करंट एसेट्स के भीतर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है? दीज आर द एसेट्स हेल्प बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स यूज। ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज में लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, नॉट फॉर सेल, सेल नहीं किए जाते, वो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। जैसे मान लो किसी ने जमीन खरीदा ना, और जमीन खरीद के उस पर स्कूल बनवा दिया, स्कूल उनका एक बिजनेस हो गया, तो क्या फिर जमीन को सेल करेंगे? वो सेल करेंगे? तो वही चीज कर रहा है, वो अपने यूज के लिए ले रहे हैं, अपने स्कूल के यूज के लिए ले रहे हैं। तो जो लैंड हो गया वो क्या हो, एक प्रकार का फिक्स एसेट हो गया। नींद आ रही है आपको? जगाओ भैया जगाओ, लोरी सुना रहे हैं हम, इतनी मीठी आवाज भी नहीं हमारी कि तुम लोग को नींद आए। हाँ, तब भी नींद आ जा रही, चाहिए पानी पीछे हमारे लिए लेकर आइए, नहीं तो आपको देख देते हम भी सो जाएंगे। जगह जगह पढ़ाना तुम। देखिए फिक्स एसेट के बारे में, दीज आर दी एसेट्स हेल्प बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे एसेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। दीज आर रिलेटिवली परमानेंट, ये परमानेंट नेचर के होते हैं, ये परमानेंट अस्थाई नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल आर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे हमारे क्या हैं, परमानेंट नेचर। जैसे ये बेंच मैंने बना दिया, बनवा लिया, अब ऐसा तो करेंगे नहीं रोज रोज बेंच चेंज करेंगे। हाँ, एक बार बना दिया चलाएंगे ना उसको 5 साल 10 साल जब तक तो चलेगा तो उसको चला जाएगा, यानी उसका नेचर कैसा है, परमानेंट।
ये कंप्यूटर है, रोज रोज को तो चेंज करेंगे नहीं, ये भी एक प्रकार का परमानेंट एसेट्स है। बिल्डिंग रोज रोज चेंज होगा नहीं, ये भी एक प्रकार का परमानेंट एसेट्स है। ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में यूज किए जाते हैं लेकिन वो परमानेंट है, अस्थाई है, जिनको रोज रोज चेंज ना किया जा सके, वो हमारे कहलाते हैं फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या है? वेस्टिंग एसेट्स आर फिक्स एसेट्स लॉस्ट थ्रू यूज ऑफ एग्जॉस्ट, एग्जांपल आर माइंस एंड क्वेरीज। ठीक है, वेस्टेज एसेट्स क्या है देखो हम बता रहे हैं, इसको डेफिनेशन तो इसका बड़ा क्रिटिकल दे रखा है, देखिए ध्यान से। कुछ एसेट्स हो जाते हैं जो हमारे लिए वेस्टेज हो जाते हैं, जैसे मतलब पुरानी चीज, ठीक, जिनका कोई रीसेल वैल्यू ना, जिनकी कोई रीसेल वैल्यू ना हो, तो वो हमारे वेस्टेज एसेट्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर ने लिया, ठीक, उसको 5 साल 10 साल को अच्छे से चलाया, अब 10 साल बाद मार्केट हमारा आउटडेटेड हो गया, अब उस एसेट्स, उस कंप्यूटर का कहीं कोई डिमांड नहीं है, और चूंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, उसका इस्तेमाल अब हम खुद भी नहीं कर सकते, उस पर ना तुम्हारा सॉफ्टवेयर चल पाएगा ना हमारे प्रोग्राम चल पाएंगे, तो मेरे एक प्रकार के वेस्टेज एसेट्स हो जाएंगे। उसको करते क्या है, हर साल डिप्रिसिएशन करके उसको 10% घटाते 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 एक दिन उसको फिनिश कर देते हैं, जिस दिन उसकी वैल्यू रहती है 0, उस दिन उसको बुक से हटा देते हैं, वो हमारे वेस्टेज एसेट्स है। ठीक है, उसको बुक्स में दिखाना पड़ता है, कि पिछले साल मेरे पास 10,000 का कंप्यूटर था, फिर 10% घट गया, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 9,000, फिर 10% घट गया, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 8100 रुपए, तो 10% घटता वो चलता चला जाए, चाहे उसका यूज करें या यूज ना करें, फिर भी उसको बैलेंस शीट में हम उसको दिखाते हैं, रियल में एडजस्ट करे या ना करे, उसको उठाकर कबाड़े में पहले बेच दिया, लेकिन फिर भी उसको अपने बुक्स में हम दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना, वो हमारे कहलाते हैं वेस्टिंग एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इसके ऊपर गूगल करना पड़ेगा, इसको भी हमारे लिए तो नया वर्ड, एक बार सर्च करना फिर हमको बताना। नहीं कुछ और हम कल बता देंगे इसके बारे में। इंटेंजिबल एसेट्स देखिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आर फिक्स एसेट, ये क्या है, प्रकार के फिक्स एसेट्स हैं which do not have a physical existence, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, so it cannot be seen or touched, ना तो इसको देख सकते हैं और ना इसको छू सकते हैं, but the progression of which yields benefit to the business, लेकिन उसका बिजनेस की प्रोग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत रोल होता है। ऑफ द प्रोसेसर, एग्जांपल आर कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स। ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो कोई मोबाइल फोन की कंपनी, मोबाइल फोन की कोई कंपनी, मान लो सैमसंग को एक ब्रांड ले लो, या एप्पल के ब्रांड ले लो, एप्पल अच्छा है एग्जांपल, ठीक, एप्पल के फोन आप ज्यादा फीचर दे, ज्यादा पैसा दे के खरीदते हैं, उतने ही फीचर्स के फोन अगर आपको चाइनीज मार्केट में लेने हो तो आप उसको नहीं लेते, जितने फीचर्स एप्पल के फोन के थे उसकी कीमत है 40,000, और उतने ही फीचर्स के अगर आप सिंपल एंड्रॉइड फोन लें उसकी कीमत है 20,000, ठीक, एज्यूम करो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एप्पल को खरीदना चाहते हैं, रीजन क्या है, आपका उस पर विश्वास ज्यादा है, एप्पल ने अपनी मार्केट की गुडविल बना रखी है, लोगों की नजर में उसकी एक अच्छी इमेज है, एक ट्रस्ट है, उस ब्रांड पे एक भरोसा है, इसलिए आप उसको थोड़ी ज्यादा कीमत देके भी खरीदने की कोशिश करते, आई बात समझ में ना, इसलिए उसको ज्यादा, तो ऐसा क्यों है, अच्छा इसका बेनिफिट एप्पल को मिलता है, अगर एप्पल के प्रोडक्ट की लागत 10,000 रुपए भी आ रही है तो 40,000 में उसको सेल करता है, क्यों, क्योंकि जानता है मेरी गुडविल तो अच्छी है, मैं कितना भी महंगा सेल करूंगा लोग खरीदेंगे, क्यों, तो ये प्रभाव किसका पड़ा, ये प्रभाव पड़ा उसकी गुडविल का। अब गुडविल कोई फिजिकली दिखता नहीं है, गुडविल नाम का कोई घर नहीं है, गुडविल नाम का कोई टावर नहीं है, गुडविल नाम का कोई पेड़ नहीं है, दिखता नहीं हमको, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते,
हम छू भी नहीं सकते, लेकिन रियल में लोगों के मनों में ऐसी भावना होती है कि प्रोडक्ट अच्छा, हमको यही खरीदना चाहिए। तो ऐसे एसेट्स हमारे कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जिनका कोई रियल एग्जिस्टेंस ना हो, लेकिन उनकी एक वैल्यू होती है, गुडविल होती है, जो बिजनेस के प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो यहाँ सेंट्रल स्कूल चलता है, उसका कहीं बोर्ड बैनर प्रचार आप नहीं देखेंगे, कहीं बोर्ड आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम दिखता है, उतना ज्यादा नहीं, जितना जयपुरिया फिर वाले प्रचार करवाते हैं। लेकिन लोगों की गुडविल है, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाके पढ़े, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसने एक अपनी गुडविल बना ली। अब उस गुडविल की वजह से अगर फीस वो डबल ले, ट्रिपल ले, या डबल ले रहा हो, ट्रिपल ले रहा हो, तो भी वो पैसा लोग देते हैं, उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये ऐसी चीजें हमारी कहलाती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का मतलब अदृश्य, जो चीज दिखाई ना दे लेकिन रियल में एग्जिस्ट हो, वो हमारे कहलाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। आगे समझ में ना? उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स आर डेबिट बैलेंस, ये हमेशा किसमें होते हैं? डेबिट बैलेंस में होते हैं। सो एक्सपेंस एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। These are fictitious and not represented by any tangible and concrete property. Example are heavy advertisement expense not written down enough primarily expense. जैसे मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा कोई एग्जांपल आपको दे रहे हैं। हाँ देखो, मुझे अपने कोचिंग का प्रचार करना था, ध्यान समझिएगा, प्रचार करना था। मैंने सोचा अगर हम होल्डिंग रेंट पर लेंगे, होल्डिंग मतलब बैनर, हमें हर साल उसका रेंट देना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, रेलवे स्टेशन के बाहर एक अपनी होल्डिंग बनवाई। होल्डिंग का मतलब उसके सारे फ्रेम वगैरह सब कुछ बनवाया, और बनवा के अपना रेडी कर, उस पर सिर्फ अपना प्रचार हम करते हैं। एक बार सुनिए, तो अब उस होल्डिंग को बनाने की कॉस्ट तो बहुत सारी आई होगी, बहुत ज्यादा आई होगी। अगर उस सारे कॉस्ट को हम एक ही साल में एडजस्ट कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन उस होल्डिंग का इस्तेमाल हम लंबे समय तक करेंगे, यानी होल्डिंग से जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा। तो मैंने क्या किया, होल्डिंग को बनाने में अगर 1 लाख रुपए की लागत आई, तो उसको मैंने 10-10 हजार रुपए करके डिवाइड कर दिया, और आने वाले 10 साल तक हम हर साल अपने बुक्स में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे 10,000 रुपए का खर्चा दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो होल्डिंग में मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक प्रकार का एसेट्स। वो एसेट्स हमारे फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएंगे। अगर समझे? तो ये हमारे एक प्रकार के फिक्टिशियस एसेट। तो इसलिए पता है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो प्रचार के खर्चे लेकिन हैवी हैं, उनको एक ही साल में एडजस्ट नहीं करते हैं, उनको एसेट्स बना के हम हर साल उसको डिप्रिसिएट कर करके उसको एडजस्ट करते हैं। फिलहाल इसकी एंट्री आगे मिलेगी आप लोगों को, एग्जांपल भी है तो ज्यादा क्लियर। अब देखिए, ये बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट के बारे में समझना होगा, देखना। आज का पूरा जो है थ्योरी का लेसन था, एक ही पेज आपको पढ़ाया गया है, एक एक वर्ड्स के बारे में कोशिश किया आपको समझ में आ जाए। आप एक बार घर पे इस नोट्स को पढ़िएगा, ठीक? तो कोशिश ही करिए जो टॉपिक कल पढ़ाना है उसको एक बार घर से पढ़ के आइए, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, मार्क करिए, उसको गूगल पे सर्च करिए उस शब्दों के बारे में, और आपको डीपली जानकारी हो। जैसे मान लो फिक्टिशियस एसेट्स आपको उतने बेहतर समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप YouTube पे गए, शाम को लिख दीजिए व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स इन हिंदी, आपको एक से एक अच्छे ट्यूटोरियल्स दिखाई देंगे। आप उनको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, आपके दिमाग में नए क्वेश्चन आएंगे, आप उस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, हमसे पूछेंगे, उसका आंसर और डिफरेंट तरीके से आपको देंगे, उससे क्लास की क्वालिटी और बेहतर होगी, क्लास में पढ़ाई और डीपली हो। ठीक है, देखो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, हम चाहते हैं कोर्स हमारा 10 दिन ज्यादा चले, 15 दिन ज्यादा चले, 1 महीना ज्यादा चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सीख कर जाएं तो आपके हाथ में पूरी स्किल हो, आप अंदर से संतुष्ट होकर जाएं कि हमने सीखा तो हमको समझ में आ गया। वो बात रटाना वो उद्देश्य हमारा नहीं कि आपको रटा दे कि ऐसे ऐसे होता है, रट लो बस, क्यों होता है उसके बारे में नहीं बताया। आरे बात समझना। इसलिए देखो
एक ही पेज पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते, कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, सुकून से बैठ के पढ़िए। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोर्स 10 दिन ज्यादा जाएगा, 15 दिन ज्यादा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? आपकी आपका जो भविष्य बन जाए, जिस उद्देश्य से आप आए वो सफल हो जाए, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि एक बार इस पेज को भी घर पे पढ़िएगा, जो वर्ड्स नहीं समझ में आए उसको अंडरलाइन करिए, अगले दिन क्लास में पूछिए। उस वर्ड्स के बारे में और डीपली देखना है तो आप उसको घर बैठे यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिए और उससे अच्छे अच्छे आंसर आएंगे। उस आंसर को आप आइए यहाँ एक्सप्लेन करके समझाइए, अपने नॉलेज को शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, और ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बारे में कल समझाएंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो कल ये हमें लग रहा है बैलेंस शीट का ये लेसन आपका फाइनल हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा बचा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक, कल परसों तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद जीएसटी चलेगा लगभग 1 हफ्ता, फिर उसके बाद हम लोग बिजी में आ जाएंगे। ठीक है, ये थियोरेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग थियोरेटिकल की वजह से बोर रहते हैं, लेकिन बोर ना हो, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब आप कहीं काम करेंगे ना, तो महीने साल के अंत में आपका मालिक कहेगा बापू बैलेंस शीट बना दो, तो सीए सा मांग रहे हैं, एक रफली बैलेंस शीट आपको बना के देना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा किस चीज को कैसे एडजस्ट करना, तो उसका मतलब ही आप नहीं जाने। ठीक है, इसलिए इसका थ्योरी का पार्ट भी महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण जितना प्रैक्टिकल करना, दोनों ही दूसरे के पूरक है। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए।